स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is British administration under Lord Cornwallis. Again significant topic है because administrative evolution under different governor generals हम लोग को देखना है। अभी तक हम लोगों ने dual government of Robert Clive and thereafter district administration को पाइवोट रख के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न वॉरेन हेस्टिंग ने इंडिया के लिए डिज़ाइन किया था, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव कवर्ड. So let's move towards the next important personality now, Lord Cornwallis. Lord Cornwallis arrived in our country in 1786. 1786 में भले इनको इंडिया में भेजा, but obviously in that regard or the discussions in that regard were started in the initial phase itself. Somewhere around 1781, it was Lord Cornwallis who got defeated in Battle of Yorktown. And Battle of Yorktown में हारने के बाद at the hand of George Washington, America was a lost cause for the Britishers. Ultimately 1783 में there was Treaty of Paris and under Treaty of Paris British government agreed कि अमेरिका को अब इंडिपेंडेंस दिया जाएगा. एंड सिंस अमेरिका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ब्रिटिशर्स को अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करवाना ही था. इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाएंगे कहाँ से? ऑब्वियसली इंडिया से करवाएंगे. दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलोनी दैट ब्रिटिशर्स हैड अंडर देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम USA. एंड जब इंडिया को अब एक्सप्लॉइट करना है, तो इंडिया में कोई ऐसी एक सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी चाहिए हु इज़ अवेयर कि जो गलतियाँ हम लोगों ने अमेरिका में की वो वाली गलतियाँ इंडिया में ना हों. एंड दैट्स लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज हैंड पिक्ड. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस हु हैड ऑलरेडी गॉन इन टू रिटायरमेंट वॉज ब्रॉड बैक फ्रॉम रिटायरमेंट इन 1786. एंड 1786 में ही वॉज ऑफर्ड दिस जॉब. उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे. दोज कंडीशंस वेर गिवन पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाय द एक्ट ऑफ 1786. अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 को भी हम लोगों को लेटर ऑन कवर अप करना है. तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 से फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस के डिमांड इन्होंने एक्सेप्ट किए. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद वी कैन क्लियरली सी कॉर्नवालिस अल्टीमेटली अराइव्ड इन आवर कंट्री. एंड हमारे कंट्री में आने के बाद कॉर्नवालिस प्राइमरी एजेंडा वॉज सेम. क्या था प्राइमरी एजेंडा? परपेचुएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. एंड परपेचुएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री के लिए एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, साउंड जुडिशियल मैकेनिज्म, साउंड पुलिस मैकेनिज्म एंड आफ्टर साउंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इंडिया के लिए डिज़ाइन इनको करना था. एंड उन्होंने वो किया भी. एंड उसी के ऊपर अब हम लोगों को बातें करनी है. अल्टीमेटली लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू कैरी आउट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, बट एक्सप्लॉयटेशन कैरी आउट करने का भी एक तरीका था. एंड व्हाट वाज दैट तरीका और व्हाट वाज दैट बेसिकली वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? देन वाया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन से विलेज लेवल पे पर्कुलेट करेंगे एंड पर्कुलेट करके वहाँ से रेवेन्यू लेके आएंगे ताकि कैलकाटा की ट्रेजरी हमेशा फुलफिल रहे. एंड इफ़ कैलकाटा's ट्रेजरी इज़ फुलफिल्ड, देन ऑब्वियसली वी कैन बाय आवर मटेरियल फ्रॉम विद इन इंडिया एंड सेल दैट मटेरियल इन ब्रिटेन एट अ वेरी हैवी प्राइस पॉइंट. इसके वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डबल फ़ायदा होने वाला था. इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ द ब्रिटेन जो है वो भी सेटिस्फाई होने वाली थी. ये प्रोसेस को थोड़ा सा लेटर ऑन इलेबोरेटली हम देखेंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमर्शियल पॉलिसीज़ पे जाएंगे. बट इन एनी वेज थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके जाते हैं. वॉरेन हेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्ट्रिक्ट बिकेम अ पाइवोट ऑफ इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन नाउ. एंड कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविलियन साइड एंड thereafter जुडिशियल साइड बना के रखी थी, हेस्टिंग ने, सॉरी. तो अब कॉर्नवालिस ने इसमें क्या एडिशन की है उसके ऊपर अब थोड़ा बहुत जाते हैं. एज फार एज कॉर्नवालिस इज कंसर्न, ही कंटिन्यूड द रिफॉर्म्स दैट वर अंडरटेकन बाय वॉरेन हेस्टिंग. एंड अगेन डिस्ट्रिक्ट जो है वही एक पाइवोट बन के रह गया ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. हमने पहले ही देखा था कि यही डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा. एंड दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज अ जज अपॉइंट करना चालू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने ही. एज अ कलेक्टर ही विल बी हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एज अ जज ही विल बी बेसिकली हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल. एंड यही कलेक्टर जो जज बना हुआ था, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट जज बना हुआ था, इसके पास सिविलियन पावर जो है दे के रखी हुई थी. तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि इसके ऊपर एक सदर दीवानी अदालत वॉज देयर. एंड सदर दीवानी अदालत के ऊपर अल्टीमेटली वी कैन सी कि एक बेसिकली डायरेक्टली अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज देयर. बट अब ये सारा मैकेनिज्म जो है धीरे धीरे करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चेंज करना चालू कर दिया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा और इंटरनली लेके जाने का सोचा. एंड फॉर दैट पर्पस दो नए कोर्ट एट लोकल लेवल वेर क्रिएटेड. एक था मुंसिफ कोर्ट
एंड दूसरा था बेसिकली कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार जो है इट विल बी बेसिकली हेडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर रहेगा, वेर एज मुंसिफ कोर्ट जो है वहाँ पे इंडियन ऑफिसर ही वॉज अलाउड टू कंटिन्यू। ये एक विलेज लेवल पे या फिर ग्रुप ऑफ विलेज लेवल पे इन लोगों को क्रिएट किया जाएगा। वैसे ये जो है बेसिकली अब तालुक लेवल पे इट विल बी क्रिएटेड एंड इन लोगों को सर्टन जुरिस्डिक्शन भी दिया गया था। इफ़ देर इज़ अ केस ऑफ द रेवेन्यू साइड अप टू से फॉर एग्जांपल ₹50 तक का अगर केस रहेगा तो इट कैन बी हैंडल्ड बाय मुंसिफ कोर्ट। अगर केस ₹200 तक का है तो ₹200 तक का केस जो है इट कैन बी हैंडल्ड बाय कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड 200 से ज़्यादा बट 500 से कम दैट इज़ अप टू ₹500 का अगर केस है तो इट विल बी नाउ हैंडल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अल्टीमेटली जो सिविलियन साइड ऑफ द जुडिशरी था, यही सिविलियन साइड ऑफ जुडिशरी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने मैकेनिज्म्स कंटिन्यू रखे, रिफॉर्म कंटिन्यू रखे एंड ये दो नए कोर्ट हम लोगों को अब दिखाई देता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर बने हुए थे, एक तालुक लेवल पे एंड आफ्टर लोकल लेवल पे दैट इज़ विलेज लेवल पे। फर्दर ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है इसके ऊपर अब हम लोगों को एक नया कैटेगरी ऑफ द कोर्ट दिखाई देता है दैट इज़ प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्किट कोर्ट? सर्किट कोर्ट ये ऐसा कोर्ट होता है जो एक जगह से दूसरे जगह जो है घूम घूम के केसेस का बेसिकली सोल्यूशन देगा या फिर जुडिशियल केसेस का वर्डिक्ट देगा। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट कोर्ट, ये हर एक जगह पे एवरी आफ्टर नाउ एंड देन जाएगा। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में यूजुअल टाइम पीरियड कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कम से कम 2 बार जाना ही जाना है एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट दे विल बेसिकली रोम अराउंड हियर एंड देयर एंड दे विल हियर द अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको भी एक बेसिकली जुरिस्डिक्शन दे के रखा था कि अगर केसेस वर्थ ₹1000 इज़ देयर, 500 से ज़्यादा 1000 से कम, देन ऑब्वियसली प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट विल हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर देम। मतलब ये वाले केसेस जो डायरेक्टली आप प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट के पास ही जाओगे। अगर केस अब 1000 से ज़्यादा का है देन वी आर हैविंग बेसिकली सदर दीवानी अदालत। यानी सदर दीवानी अदालत का कॉम्पोजिशन सेम ही था कि सदर दीवानी अदालत किसके अंडर रहेगी, तो कैलकाटा काउंसिल के अंडर रहेगी, मतलब गवर्नर जनरल प्लस 2 मेंबर जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से अब लाए जाएंगे। तो ये वाला जो कॉम्पोजिशन है इन्होंने फिक्स कर दिया एंड इनका पर्पस क्या था, दे कैन basically manage the entire judicial mechanism at a local level. Apart from that they will also basically carry out appeal from the provincial circuit court to higher level. इसके अलावा इनके ऊपर अब डायरेक्टली कौन रहेगा, किंग इन काउंसिल रहेगा, दैट इज़ ब्रिटेन में बैठा हुआ किंग अब इनके ऊपर बैठेगा। एंड अगर कोई भी केस इंडिया में है विच इज़ मोर देन 5000 पाउंड तो ये वाली केस जो आप डायरेक्टली अब लंदन में जाके ही उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो एज फार एज सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न और बेसिकली सिविलियन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अब विलेज लेवल से लेके हायर लेवल तक एक काफ़ी इलेबोरेट हायरार्की ऑफ द कोर्ट जो डिज़ाइन करके रखी थी। फर्दर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हिंदू लॉ जो है हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होंगे एंड देयर आफ्टर इस्लामिक लॉ जो है इस्लामिक कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होंगे, ये भी क्लैरिफाई करके रखा हुआ था। फॉर दैट पर्पज़ कोड ऑफ गेंटू लॉ नाम का बुक अब पहले ही बन चुका था एंड ये कोड ऑफ गेंटू लॉ इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ इंडियन लॉज इनटू ब्रिटिश लैंग्वेज एंड यही कोड ऑफ गेंटू लॉज नाम का बुक जो है हर एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को दिया भी जाता था। बिकॉज अब ये सारा सिविलियन साइड यू कैन सी बाय एंड लार्ज जब ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लेके रखा था। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर है कलेक्टर हु इज़ अ ब्रिटिश ऑफिसर, ही विल हिमसेल्फ एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड आफ्टर प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट के ऊपर भी अब सारे के सारे कौन रहेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर ही रहेंगे। सदर दीवानी अदालत तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल के ही अंडर हम लोगों को दिखाई देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नाउ ऑल्सो हैविंग अ क्रिमिनल साइड एंड क्रिमिनल साइड में इन्होंने क्या रिफॉर्म किए, तो क्रिमिनल साइड में हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वॉज देयर। ये डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत अब इन्होंने अबॉलिश कर दी, तो देयर वॉज नो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। एज फार एज क्रिमिनल साइड इज़ कंसर्न तो यही पर्टिकुलर जो मशीनरी है अब इनको क्रिमिनल पावर जो है वो भी इन्होंने दे दी एंड इन दैट कैपेसिटी डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास पहले सिर्फ और सिर्फ सिविलियन अथॉरिटी थी या फिर सिविलियन केसेस ही हैंडल कर सकता था, अब इसके साथ साथ इसके पास क्रिमिनल अथॉरिटी भी आ गई, तो ही कैन नाउ बेसिकली हैंडल सर्टन क्रिमिनल केसेस ऑल्सो एंड इनके ऊपर अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई देता है कि प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट इनके पास भी अपार्ट फ्रॉम सिविलियन अथॉरिटी वी कैन से अब बेसिकली क्रिमिनल अथॉरिटी भी आ चुकी थी। तो ये दोनों पर्टिकुलर कोर्ट को सिविलियन एज वेल एज क्रिमिनल अथॉरिटी जो है इन्होंने देना चालू करके रखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्रिमिनल साइड में ऑब्वियसली अब इनके ऊपर हमने पहले भी देखा था कि सदर
फौजदारी अदालत या फिर सदर निज़ामी अदालत वॉज देयर। तो सदर फौजदारी अदालत या फिर सदर निज़ामी अदालत ये पहले से ही गवर्नर जनरल के अंडर था, कैलकाटा काउंसिल के ही अंडर था, तो ये मैकेनिज्म इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो इन नटशेल एज फार एज क्रिमिनल साइड इज़ कंसर्न, देन क्रिमिनल साइड में हम लोगों को एक लैंडमार्क शिफ्ट दिखाई देता है कि अगर हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के जुडिशियल रिफॉर्म देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्रिमिनल साइड अभी भी इंडियंस के हाथ में ही रखी हुई थी टिल हिज बेसिकली रेजिग्नेशन इन 1786। ये इंडियंस के हाथ में रखने के पीछे का प्राइमरी पर्पस क्या था कि इफ़ यू वांट टू रूल अ पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के लॉज आपको पता होने चाहिए। एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट एट ऑल अवेयर कि इंडिया में क्या लॉ चल रहे हैं और क्या लॉ नहीं चल रहे हैं। एंड दैट्स हमने देखा भी था कि वॉरेन हेस्टिंग के अंडर जो क्रिमिनल साइड के रिफॉर्म हुए थे उसमें भले इसने डिस्ट्रिक्ट अदालत देर आफ्टर सदर अदालत बना के रखी हुई थी, बट वहाँ पे सारे के सारे इंडियन ऑफिसर्स ही थे। नाउ दिस इंडियन ऑफिसर्स वेर रिमूव्ड, दिस पर्टिकुलर अदालत वेर क्लोज डाउन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट लेवल एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली सदर निज़ामी अदालत, दीवानी अदालत लेवल, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन्होंने बिठा दिया कि अब ब्रिटिश ऑफिसर बैठेगा। एंड ब्रिटिश ऑफिसर बैठेगा तो उसको लॉ कहाँ से पता चलेंगे, तो ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज़ अब कोड ऑफ गेंटू लॉ नाम का बुक जो है पहले से हमारे पास अवेलेबल है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से इलैबोरेटरी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर कल वाले लेक्चर में भी हम देखेंगे कि ही वॉज एन आर्डेंट रेसिस्ट पर्सन, रैदर ही वॉज अ वेरी श्रूड पर्सन। ही वॉज अवेयर कि अगर वेस्टर्न फिलोसॉफी का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ना चालू हुआ, इफ़ इंडियन अंडरस्टूड वॉट एवर दैट वेर हैपनिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज, देन सूनर और लेटर दिस लैंड इज गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस। यही वाली चीज़ तो अमेरिका में हुई। अल्टीमेटली अमेरिका में यही वेस्टर्न फिलोसॉफी का इन्फ्लुएंस पड़ा, वो ब्रिटिश लोग ही थे अमेरिका में बैठे हुए, एंड वही लोगों ने अल्टीमेटली अपने कंट्री के खिलाफ जाके अपना इंडिपेंडेंस लिया। तो अगर अपने ही कंट्री के लोग अमेरिका में जाके वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न फिलोसॉफी, तो ऑब्वियसली इंडियंस को अगर ये फिलोसॉफी का एक्सेस मिलता है, अगर इंडियंस को ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस मिलता है, एंड ऑब्वियसली सूनर और लेटर इंडियंस भी यही करेंगे। एंड दैट्स वाई सिस्टमैटिकली अब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन से निकालना ज़रूरी था। एंड दैट्स वाई क्रिमिनल साइड में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसको एबॉलिश कर दिया एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी क्रिमिनल पावर यही सिविलियन साइड में दे दी गई। वैसे ही उसके ऊपर बैठे हुए जो क्रिमिनल या फिर बेसिकली प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट है, इनके पास सर्टन पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी। इनफैक्ट अगर आपको डेथ सेंटेंस करने हैं, दैट इज़ कैपिटल पनिशमेंट, एंड देयर आफ्टर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर आपको करना है तो आपको इनकी परमिशन लगेगी। डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो अथॉरिटी नहीं था। एंड देयर आफ्टर इनके ऊपर यही सदर दीवानी अदालत हु वर ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ सदर फौजदारी अदालत वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे वो कंटिन्यू थी बिकॉज वो गवर्नर जनरल एंड 2 अदर मेंबर्स जो गवर्नर जनरल के साथ थे उन्हीं के हाथों में हुआ करती थी। तो देयर वॉज एन अटर डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल एज फार एज इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म इज कंसर्न। एंड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे एक और एडिशन करके रखा हुआ था। दैट एडिशन वॉज कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब बेसिकली जो आपको अदालत दिखाई देती है, प्रिसाइजली दिस वन, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स रह रहे हैं या फिर जितने भी ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, दे हैव टू गिव अ रिटन अंडरटेकिंग कि दैट दे आर सबमिटिंग देमसेल्फ टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आप रिटन अंडरटेकिंग नहीं दे रहे हो तो ब्रिटिश विल नॉट गिव यू लाइसेंस टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब जो कैलकाटा का सुप्रीम कोर्ट बना था फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग ब्रिटिश एज वेल एज यूरोपियन रेसिडेंट्स इन कैलकाटा, अब उसकी भी अथॉरिटी कॉर्नवालिस ने कम कर दी। एंड इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन कैलकाटा, अगर आप किसी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो आपको लाइसेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेना पड़ेगा। एंड वो लाइसेंस आपको तभी मिलेगा इफ़ यू आर सबमिटिंग योर सेल्फ टू द अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो इवन इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म के अंडर सर्टन लेवल में इन्होंने इंडिया में बैठे हुए जो ब्रिटिश एज वेल एज यूरोपियन थे उनको लाना भी चालू करके रखा हुआ था। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट एज अ कॉर्नवालिस बेसिकली जुडिशियल रिफॉर्म कि अल्टीमेटली ग्रेडेशन ऑफ द सिविल कोर्ट इन्होंने कर दिया। सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट जो इंडियन ऑफिसर के अंडर रहेगा, अप टू 50 रुपीज़ जो है यहाँ पे आप केसेस फाइट कर सकते हो। अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा है तो अप टू 200 रुपीज़ कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार जो अब एक यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर रहेगा। देर आफ्टर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे पहले ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट जज बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली सिविल सूट्स हैंडल किए जाएंगे एंड यहाँ पे अपील जो है वो नीचे वाले कोर्ट के अगेंस्ट आप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अप टू ₹500। देर आफ्टर फिर प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट हम लोगों को दिखाई देते हैं।
ये प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट या फिर प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो है, इनके बेसिकली कैलकाटा, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना, ऐसे 4 ब्रांचेस भी इन्होंने बना के रखे हुए थे। एंड ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर कोर्ट जो है, ये कोर्ट के पास क्या डायरेक्टिव अथॉरिटी रहेगी? सबसे पहले तो इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अप टू 1000 है, इसके पास अप टू 500 था, तो 500 से लेके 1000 के केसेस आप यहाँ पे जाके लड़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल ऑल्सो कैरीड आउट सुपरिंटेंडेंस ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस है whether they are carrying out their administration significantly or sufficiently or in non-corrupt way or not, ये आपको चेक करना है। periodic reports will be sent to the central administration and on the basis of this report जो सदर दीवानी अदालत है that can take the decision and सदर दीवानी अदालत can remove the district judge। thereafter फिर सदर दीवानी अदालत as we have already discussed कि गवर्नर जनरल एंड thereafter फिर उसकी काउंसिल, मतलब उसके जो 2 मेंबर हैं। एंड केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 1000 रुपीज़ जो है डायरेक्टली सदर दीवानी अदालत में ही जाएंगे। इनके ऊपर किंग इन काउंसिल जो लंदन में बैठा हुआ है, एंड एज आई टोल्ड यू कि इनकी भी मॉनिटरी लिमिट थी कि एनी केस दैट इज़ इन्वॉल्विंग मनी वर्थ मोर देन 5000 पाउंड स्टर्लिंग पाउंड, तो उसके लिए आपको अब लंदन जाना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलेशन इन द कोर्ट, इसमें अल्टीमेटली इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक पीपल, हिंदू लॉ जो है बेसिकली हिंदू लोगों के ऊपर लगेंगे। अगर यूरोपियन बंदा कैलकाटा में नहीं रह रहा है, कोई बाहर वाले एरिया में रह रहा है, तो ही हैज़ टू सबमिट हिमसेल्फ टू द सिविलियन साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज को उसको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर इवन ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु आर वर्किंग इन इंडिया दे विल हैव टू सबमिट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आप रूलर हो तो आप ही लॉ को ब्रेक डाउन करोगे। लॉ को अगर ब्रेक डाउन करोगे देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन जुडिशरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है। एंड इन दैट कैपेसिटी कॉर्नवालिस को एक क्रेडिट दिया जाता है कि ही इज़ बेसिकली द पर्सन हु एस्टैब्लिश सोवरेंटी ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। अदरवाइज पर्सन हु इज़ हैंडलिंग लॉ वॉज नेवर गेटिंग पनिश्ड इन आवर कंट्री, उसको कैसे पनिश करोगे आप? एंड दैट्स ये वाला प्रोविजन काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि नाउ जुडिशरी विल हैव सर्टन पावर even on the officials of the British East India Company, and if they are carrying out corrupt activity, if they are carrying out activity that is not as per the law of the Britishers, then obviously they can be sued in the court and court can carry out investigation against them। and that's why यही कहा जाता है कि कॉर्नवालिस established sovereignty of law in our country। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मोनार्की फंक्शन कैसी करती है, एंड मोनार्की में मेरा वचनीय शासन टाइप के राजा बैठे हुए रहते हैं, तो इनको पनिश करना मुश्किल है। एंड राजा के फेवरेट लोग ही लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे, तो इन दैट कैपेसिटी उनके खिलाफ केस करना एंड उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन आवर कंट्री। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। देयर आफ्टर फिर चेंजेस इन द क्रिमिनल जस्टिस जो मैंने आपको बता के रखा था कि बेसिकली अब डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत है, अब ये अबॉलिश हो गई एंड इसकी जगह अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट जज जो है बेसिकली उसके पास पावर मिली, एंड डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट जो है उनके पास भी पावर आ गई। तो अल्टीमेटली यही वाला मैकेनिज्म है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज जो सिविलियन साइड वाला है वही क्रिमिनल केसेस हैंडल करेगा, बट अगर केसेस आर रिलेटेड टू द डेथ पेनल्टी या फिर बेसिकली लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर हाइनस क्राइम यू कैन से, तो जो प्रोविंशियल लेवल पे जो सर्किट कोर्ट बने उनके पास अब सारी पावर जाएगी। उनके ऊपर कौन रहेगा? तो सदर निज़ामी अदालत रहेगी। बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सदर निज़ामी अदालत हमेशा से किसके अंडर रही है? कैलकाटा काउंसिल, दैट इज़ गवर्नर जनरल एंड हिज 2 मेंबर, उनके अंडर रही है। तो दैट्स अ पूरा का पूरा क्रिमिनल साइड जो है, ये क्रिमिनल साइड जो है वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग न्यू इन इंडिया। ये क्रिमिनल साइड जैसे इनके पास आ गया इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉज, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करेंगे? रिफॉर्म कैरी आउट करेंगे। फाइनली हार्डली इन 70-80 ईयर्स दैट इज़ 1860 में हिंदू लॉज एंड मोहम्मदियन लॉज, मुस्लिम लॉज इनको निकाल दिया जाएगा एंड इंडियन पीनल कोड 1860 से क्रिमिनल साइड में अप्लाई भी किया जाएगा। तो वो एक इवोल्यूशन भी हम लोगों को लेटर ऑन कवर करना है। एंड आफ्टर फिर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, कॉर्नवालिस व्हेन ही वाज इन इंडिया इन बिटवीन 1786 टू 1793 उन्होंने मल्टीपल रिकमेंडेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज के रखे थे रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री। एंड दिस जुडिशियल रिफॉर्म कॉर्नवालिस ने जो सजेस्ट किए थे उसको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए फाइनली देयर वाज एन पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1797। एंड पार्लियामेंट्री एक्ट 1797 काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इससे हुआ क्या? सबसे पहले तो ब्लड मनी वाला कंसेप्ट जो है आपने रिलीजन से निकाल दिया। ब्लड मनी वाला कंसेप्ट इज़ अवेलेबल इन बोथ रिलीजन, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम रिलीजन। कि हिंदू रिलीजन में अगर एक ब्राह्मण से फॉर एग्जांपल मर्डर कर रहा है शूद्र का, तो ऑब्वियसली ब्राह्मण को पहले तो कम पनिशमेंट होगी,
but apart from that he can buy off his crime also by paying money to the victim or to the kith and kins of the victim. सिमिलरली इस्लामिक लॉ में भी ब्लड मनी इज़ अलाउड कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी का मर्डर कर देते हो, यू आर इस्लामिक, आई एम इस्लामिक, और मैंने आपका मर्डर कर दिया और उसके बाद में आपके किथ एंड किन्स जो है दैट इज़ रिलेटिव, उनको मैंने पैसा दे दिया, तो पैसा देने के बाद आई कैन बाय माई क्राइम। तो ये जो ब्लड मनी वाला कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा इन्होंने अबॉलिश करवा दिया ब्रिटिशर्स ने कि इस्लामिक लॉ, हिंदू लॉ ही लगेंगे बट ब्लड मनी वाला कंसेप्ट अब इंडिया में नहीं लगेगा। देयर आफ्टर जो यूजुअल पनिशमेंट हिंदूज एज वेल एज इस्लामिक लॉज में है, कटिंग ऑफ द लिम्ब, इनको भी इन्होंने बैन कर दिया एंड दे वर रिप्लेस बाय दी वी कैन से दैट हार्ड इम्प्रिजनमेंट या फिर बेसिकली हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट जो है उससे इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अदरवाइज ब्लड फॉर ब्लड दैट हैज़ ऑलवेज रिमेन द हॉलमार्क ऑफ द इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म कि अगर बेसिकली मैंने आपको चाटा मारा तो मेरे को उल्टा चाटा मिलेगा, अगर मेरे वजह से आपका हाथ कट गया तो मेरा हाथ काट दिया जाएगा। तो कटिंग ऑफ लिम्ब वॉज वेरी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ बोथ हिंदू एज वेल एज इस्लामिक जुडिशल लॉ, बट अब वो वाली जो पनिशमेंट है वो बंद करके उसको रिप्लेस किया गया विथ हार्ड लेबर। एंड देयर आफ्टर पहले के ज़माने में इस्लामिक रूल में नॉन मुस्लिम के खिलाफ टेस्टिमनी नहीं दे सकता, तो ये वाले पंगे भी बंद हो गए एंड नाउ टेस्टिमनी कैन बी गिवन बाय नॉन मुस्लिम अगेंस्ट अ मुस्लिम पर्सन एंड दैट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन जो हम लोगों को कॉर्नवालिस का दिखाई देता है। फाइनली 1793 आते आते कॉर्नवालिस ने अपना कॉर्नवालिस कोड भी दिया विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ इंडियाज जुडिशरी। कॉर्नवालिस ने इंडिया में आने का ये देखा कि जो उसने सिस्टम बनाई है, एक बेसिकली बंदा है, ये बंदा जो है कलेक्टर भी है, यही बंदा जो है बेसिकली सिविलियन जज भी, और यही बंदा क्रिमिनल जज भी है। तो ऑब्वियसली इन दैट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आपने क्या किया, सारी पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, सारी पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर है। एंड इन दैट कैपेसिटी दैट पर्सन इज टर्निंग आउट टू बी द मोस्ट करप्ट पर्सन इन कंट्री। एंड दैट्स हम लोगों को डाइवेस्टिंग ऑफ पावर करनी पड़ेगी, दैट इज़ पावर जो है वो क्या करनी पड़ेगी, सेपरेट करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट पर्पज अब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये वाली पोजीशन सेपरेट कर दी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज, एंड फॉर दैट पर्पज कॉर्नवालिस वॉज द क्रिएटर ऑफ द सेपरेट पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ये वाली प्रोविजन कॉर्नवालिस ने इम्प्लीमेंट किए, बट ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्या हो कि बाय 1820 सतलज के नीचे वाला सारा ही लैंड ब्रिटिशर्स ने जब कैप्चर किया, दे डिड नॉट हैव दैट मैन पावर कि ब्रिटेन से ऑफिसर बुलाए, कलेक्टर अलग, डिस्ट्रिक्ट जज अलग। एंड दैट्स बहुत सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ आपको इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है वहाँ पे आपको ये वाले जो दोनों पोजीशन जो है ये क्या दिखाई देंगे, मॉल दिखाई देंगे, जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये वो वाला बंदा है जिसके पास बेसिकली रेवेन्यू पावर भी होती है एंड आफ्टर जुडिशियल पावर भी होती है। यूजुअली तो दोनों पोजीशन सेपरेट होनी चाहिए, बट एज अ रेवेन्यू कलेक्टर आप रेवेन्यू में धांधली करते हो एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज केस आप ही के पास आएगा आपका, तो ऑब्वियसली हाउ आर यू गोइंग टू पनिश योर सेल्फ। एंड दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाला पोजीशन कॉर्नवालिस ट्राइड कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट ना करें, और कॉर्नवालिस ने किया भी था फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन 1794, बट बाय 1820 ब्रिटिशर्स के पास सारा ही इंडिया आ गया एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ मैन पावर कि ब्रिटेन से बंदे बुलाए एंड कलेक्टर अलग एंड जज अलग ऐसी वाली पोजीशन क्रिएट करे। तो वेर एवर पॉसिबल दे डिड द बाइफिकेशन, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बाइफिकेशन हो ही नहीं पाया। बट फिर भी कॉर्नवालिस को ये क्रेडिट तो दिया जाता है कि ही हैड थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड थॉट ऑफ करके अल्टीमेटली उसने इंडिया में ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने चालू किए कि नो पर्सन कैन बिकम सो मच पावरफुल दैट ही कैन कैरी आउट करप्शन विदाउट एनी पनिशमेंट। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वही करता है कि वो रेवेन्यू कलेक्टर है तो करप्शन करेगा, उसके खिलाफ केस अगर आप डालोगे तो सिविलियन साइड वाला केस है कि फाइनेंशियल धांधली है, सिविलियन साइड वाला केस हो गया, तो अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया कि सिविलियन जज के पास जो है वो केस फॉरवर्ड किया, बट सिविलियन जज है कौन, वही कलेक्टर है। एंड दैट्स दैट बाइफर्केशन जो इम्पॉर्टेंट था एंड कॉर्नवालिस ने अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट जज वाली जो नई पोजीशन है वो भी बनाई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नवालिस ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया, जिसकी बात हमको लेटर ऑन करनी भी है। एंड अल्टीमेटली फिर ये जो जुडिशियल मैकेनिज्म कॉर्नवालिस ने बना के रखा था, अब उसका पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स भी हमको देखना है। एज फार एज पॉजिटिव इज़ कंसर्न कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अब धीरे धीरे इंडिया में आनी चालू हो गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाई इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इंडिया का जो लॉ था जुडिशियल लॉ ये प्रॉब्लमेटिक लॉ था, ये धर्म के बेस लॉ था। एंड दैट्स व्हाई इफ़ यू लुक एट अ हिंदू जुडिशियल सिस्टम देन आपको पनिशमेंट जो अकॉर्डिंग टू वर्ण दी जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल एक्यूज ब्राह्मण है एंड शूद्र है,
तो ऑब्वियसली वो एक्यूज में जो है ब्राह्मण को एक्विट किया जाएगा, बिकॉज उसके पुण्य ज़्यादा अच्छे हैं। ब्राह्मण क्राइम नहीं कर सकता, शूद्र भले ही उसने वो क्राइम नहीं किया, उसको बेसिकली पनिशमेंट दी जाएगी। कटिंग ऑफ द लिम्ब हैज़ बीन वेरी मच ऑर्डिनरी इवन इन हिंदू लॉ सिस्टम, एंड सेम प्रॉब्लम इस्लामिक लॉ सिस्टम में, कि इस्लामिक लॉ सिस्टम में सबसे बुरा प्रोविज़न अगर कोई रहेगा तो वो है ब्लड मनी वाला, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। एंड फॉर दैट कैपेसिटी फिर अमीर आदमी ब्लड मनी वाले कंसेप्ट से अल्टीमेटली पैसा देके अपना क्राइम जो खरीद भी सकता है। एंड दैट्स अ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लॉ विच इज़ ऑन इक्वालिटी बेस्ड एंड देयर आफ्टर विच इज़ ऑन पनिशमेंट बेस्ड, दैट इज़ समथिंग दैट वाज गुड, एंड जो अब कॉर्नवालिस ने इंडिया में इम्प्लीमेंट की। इसी की वजह से तो धीरे धीरे अब हिंदू लॉज मुस्लिम लॉज निकल जाएंगे एंड इंडिया में IPC आएगा, दैट इज़ इंडियन पीनल कोड, जो आज भी हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। देयर आफ्टर सेक्युलर लॉज इंडिया में आने चालू हो गए। एज आई टोल्ड यू कि अब बेसिकली धीरे धीरे क्या होंगे कि ये सारे रिलीजियस लॉ निकलेंगे एंड एक सेक्युलर लॉ, यूरोपियन लॉ, ब्रिटिश लॉ, जो धर्म में भेदभाव नहीं करता, वो वाले भी इंडिया में आए। इनफैक्ट पार्लियामेंट एक्ट 1797, ये आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले सकते हो। एक्ट ऑफ 1797 से हमने अभी देखा था कि क्या हुआ इंडिया में कि एक नॉन मुस्लिम कैन गिव टेस्टिमोनी अगेंस्ट मुस्लिम एंड इट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ब्लड मनी उससे चले गए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ द सेक्युलर लॉ, दैट इज़ लॉ भेदभाव नहीं करेगा, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉर्नवालिस लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी। एंड देयर आफ्टर फिर सोवरेंटी ऑफ द लॉ, कि लॉ के सामने भाई सभी छोटे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, तो इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स विल नाउ बी सबमिटेड टू द इंक्वायरी ऑफ द जुडिशियरी। Even British citizens who are living outside of Calcutta will have to submit themselves to the local administration, because अगर हम लोग लॉ लगा रहे हैं तो सिर्फ हिंदूज एंड मुस्लिम के ऊपर ही क्यों लगाए भाई, ये वाले लॉज जो इवन ब्रिटिशर्स के ऊपर भी लगेंगे। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली वी कैन सर्व सोवरेंटी ऑफ लॉ धीरे धीरे इंडिया में आनी चालू हो गई। एंड आज के टाइम पे तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म के, बट एट द सेम टाइम इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल जो अब इंडिया में आने चालू हो गए। ये रूल्स ऑर्डिनरी इंडियंस को आज भी समझ में नहीं आते हैं, एंड दैट्स वाई जुडिशरी में जाना है तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव एफर्ट, कि बेसिकली एक्सपेंसिव है कि आपको हर जगह पे लॉयर लगेगा, एंड हर जगह पे जब लॉयर लगेगा तो लॉयर लोगों की फ़ीस भी आपको पता है कितनी हैवी होती है। देयर आफ्टर फिर बर्डन ऑफ लॉन्ग लिटिगेशन, कि ईच एंड एवरी क्राइम हैज़ टू बी प्रूवन, एंड ये प्रूवन में अल्टीमेटली मटेरियल एविडेंसेस लगते हैं। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसके लिए इंडियन एविडेंसेस एक्ट एंड देयर आफ्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड लगा के रखे, जिसकी वजह से लिटिगेशन का टाइम जो है वो बढ़ता गया। तो पहले के ज़माने में एक हियरिंग या फिर 2 हियरिंग में फटाक से झटके से आपका जो है वर्डिक्ट आ जाता था इंडियन एंड मुस्लिम जुडिशरी में, हिंदू मुस्लिम जुडिशरी में। अब उसके लिए आपको सालों साल लगेंगे। तो कॉर्नवालिस की वजह से इंडिया में जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन है वो भी आना चालू हो गया। एंड देयर आफ्टर फिर यूरोपियन मॉडल ऑफ लॉ, एज फार एज यूरोपियन मॉडल ऑफ लॉ इज़ कंसर्न, इसकी वजह से हुआ क्या कि लोकल लेवल पे अब हम लोगों को दिखाई देता है कि बेसिकली क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल इंडियन जुडिशियल एंड बेसिकली ये थे दैट इज़ लॉयर क्लास था, अब ये पूरा इरेडिकेट हो गया। एंड इरेडिकेट होकर यहाँ पे सारे ब्रिटिश ऑफिशियल आके बैठे हु हैव नो आइडिया अबाउट द लोकल ट्रेडिशन कस्टम, एंड इन दैट कैपेसिटी देयर वाज अ रिपीटेटिव कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड ऑर्डिनरी इंडियंस। इसकी वजह से मल्टीपल इंडिया में क्या होने वाले थे, ट्राइबल रिबेलियन होंगे, पीजेंट रिबेलियन होंगे, जिसके ऊपर लेटर ऑन हमको बातें भी करनी है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से एज अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एंटायर कॉर्नवालिस जुडिशियल मैकेनिज्म। एंड आज के लिए फिर दैट विल बी इट, कि आज के लिए हम लोगों को इतना ही देखना था कि कॉर्नवालिस के जो जुडिशियल मैकेनिज्म या फिर जुडिशियल रिफॉर्म उसने क्या किए थे। अब कल थोड़ा सा रेवेन्यू रिफॉर्म, कमर्शियल रिफॉर्म एंड पुलिस रिफॉर्म जो उसके ऊपर बातें करेंगे, बट दैट इज़ समथिंग फॉर टुमारो। आज के लिए विल स्टॉप, बट अगेन जाने से पहले गाइज द न्यू बैच एंड दिस विल बी द फाइनल बैच ऑफ 2024। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 गाइज, इट विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये बैच मैंने आज ही से चालू किया है, दैट इज़ 15 दिसंबर से। तो ये बैच जो है बेसिकली इसका मैं क्लोजिंग डेट जो है 31 दिसंबर मोस्ट प्रॉब्ली रखने वाला हूँ, बिकॉज एज यू नो कि हर एक बैच लॉन्च होने के बाद आई एम गोइंग टू कंडक्ट एटलीस्ट 10 to 12 ओरिएंटेशन सेशन। ये अब ओरिएंटेशन सेशन अभी के लिए चल रहे हैं, एंड दिस ओरिएंटेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली हिस्ट्री ऑप्शनल में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शॉल बी डूइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। ये कोर्स में आई हैव दिस इज बेसिकली आई हैव डिजाइन दिस कोर्स, आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल ऑल्सो। तो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अल्टीमेटली व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, तो ये पर्टिकुलर कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज। एंड फाउंडेशन कोर्स में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल, एक तो पीपीटी,
देर आफ्टर क्रक्स मटेरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही पढ़ के तो मुझे 300 प्लस आए हैं, तो दैट मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग यू एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 140 to 160 लेक्चर्स विल बी देयर एंड 12 टेस्ट सीरीज जो है बेसिकली इसमें इंक्लूडेड है. तो आई होप टू सी इन द क्लास गाइज, राइट. अभी के लिए बेसिकली आई एम स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर बैच ऑन 15th of December. ये एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है बट क्लोजिंग जो है समवेयर अराउंड 31st December रहेगी. एंड 31st December के पहले टेक द एडमिशन इन दिस बैच गाइज, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी if you are preparing for 2024. So I hope it is quite clear guys. That will be it on my side. Again जाने से पहले you'll get access of this particular PPT on the Telegram channel and Instagram के ऊपर. You can ask me the question. थोड़ा टाइम लगेगा Instagram के ऊपर रिप्लाई आने के लिए, but I'll definitely give the reply. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.